सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एंड ऑफ द टनल, ये है इसका टाइटल। एडिटोरियल बेस्ड है GST के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। तो जो लोग स्ट्रगल करते हैं इकोनॉमिक एडिटोरियल्स के साथ, आर्टिकल्स के साथ, आज उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। देखो, दिन भर की आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन इस क्लास में कर लेते हो। मैं इसको ऐसे डिज़ाइन करता हूँ, अगर आप पूरी फोकस से पूरी वीडियो को देखते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करेंगे। मैं ये क्विज आपके सामने थ्रो करता हूँ, आप जरूर से इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। आप सिर्फ अपने ऑप्शंस चूज करें, ABCD में से क्या आएगा, लास्ट वाले में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। अब देखो, जो भी ये ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ सीखने वाले हो ना, वो सीखने के बाद हर लड़का और लड़की एंड ऑफ द सेशन में इस क्विज को खुद से सॉल्व कर पाएगी। शुरू करेंगे, एंड में मैं लाइव करवाऊंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे एंड ऑफ द टनल, क्या टनल का एंड आ गया है? अगर आप टनल वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करोगे तो उसका मतलब निकलेगा सुरंग, है ना। अब देखो, सुरंग की बात यहां नहीं हो रही है। टनल का मतलब सुरंग होता है, सबवे होता है, माइन होता है, लेकिन टनल का एक फिगरेटिव मीनिंग भी होता है जो कि रियल मीनिंग से अलग होता है ना। उसका मतलब होता है डिफिकल्ट पाथ। जब आप टनल में होते हो, आप अंधकार में होते हो, अंधेरे में होते हो, आपको रोशनी की तलाश होती है। तो आज हमारी इकोनॉमी जो है ना, इसी टनल के अंदर, इसी अंधकार अंधेरे में है। कह रहे क्या उस टनल का एंड आ गया है? क्या इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था फिर से पैरों पे खड़ी होने वाली है या नहीं? समझ गए? इस क्वेश्चन मार्क को यहां ध्यान से देखना, इसी से अपनी टोन डिसाइड होगी आज की। अभी शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द वेलकम पिकअप इन GST रेवेन्यूज मे नॉट येट सिग्नल अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। कह रहा है जो वेलकम पिकअप आया है। अब ये पिकअप क्या होता है? देखो, वैसे तो पिकअप होती है गाड़ी, है ना, पर गाड़ी का नाम कहां से पड़ा? उस गाड़ी में एक्सेलरेशन होता है ना, वो गाड़ी जो बहुत तेजी से दौड़े उसको पिकअप बोलते हैं, जिससे बहुत पावर हो। पिकअप का मतलब होता है थोड़ा सा उछाल आना, चीजों में बूस्ट आना। समझ गए मेरी बात को? थोड़ी सी पावर आना। कह रहे जो वेलकम पिकअप है, जो बूस्ट है GST के रेवेन्यूज में, हो सकता है वो ना हो एक सिग्नल, मे नॉट येट सिग्नल, हो सकता है वो अभी इशारा ना कर रहा हो, सिग्नल ना कर रहा हो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ, एक लंबी आर्थिक जो है ना रिकवरी की तरफ। समझ गए सेंटेंस को? तो अभी तक हो सकता है जो पिकअप है, सही इशारा आपको नहीं मिल रहा है इससे। शायद ये पिकअप शॉर्ट टर्म है। GST रेवेन्यूज को देख करके ऐसा मत बोलो कि इकोनॉमिक रिकवरी परमानेंट हो गई है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। पिकअप वर्ड आपने देख लिया, ये था आपका सब्जेक्ट। कौन से कलर में है? ब्लू कलर में। अच्छा, वर्ब कौन से कलर में है? पिंक कलर में। सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ते ही सेंटेंस आपके सामने खुल करके निकल करके आ जाता है। आप उसमें से हर चीज को 100% एक्यूरेसी से समझने लगते हो। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आपका पहला काम है। मैंने यहां कर दिया है। आप अपने सब्जेक्ट को मेरे सब्जेक्ट, अपनी वर्ब को मेरी वर्ब से मिलाओ, बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी इंग्लिश के अंदर। अब देखो, देखने वाली चीजें, सस्टेनेबल, इस वर्ड पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं इसके मीनिंग लिख देता हूं, आप सुन लेते हो, पर बहुत लोग समझते नहीं है इसको। चलो पहले मीनिंग देख लो इसके सारे सिनोनिम्स। सस्टेनेबल का मतलब होता है रिलायबल, लॉन्ग टर्म, जो लंबा चले, कंटिन्यूअस। आपके पापा ने आपको एक बिजनेस करवाया जिसमें वो पैसा डाले खूब, और वो रोज पैसा उसमें डालते हैं, क्योंकि आप उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो, तो आपके पापा उस बिजनेस को जिंदा रख रहे हैं। जिस दिन आपके पापा ने बिजनेस में पैसे डालने बंद किए, हो सकता है आपकी दुकान भी अगले दिन बंद हो जाए। मैं क्या बोलूंगा? योर बिजनेस इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। समझ गए? आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं है, रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं है जो अपने आप को जिंदा रख सके बिना पापा के सपोर्ट के। देन योर बिजनेस इज नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस। जिस दिन आपने उस बिजनेस को खड़ा कर लिया अपने पांव पे, दैट बिजनेस बिकम्स अ सस्टेनेबल बिजनेस। ठीक है ना? सस्टेनेबल मतलब जो अपने पांव पे खड़ा रह सके, लंबे वक्त तक चल सके, लॉन्ग टर्म। चलो, इस स्टोरी से आप इस वर्ड को हमेशा कनेक्ट करके रखेंगे, आपको याद रहेगा। शुरू करेंगे, एक समरी दूंगा मैं आपको आर्टिकल की, आपको मालूम चले क्या लिखा हुआ है। बट बिफोर दैट, अगर आप इंग्लिश में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी अभी चैनल पे आए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कहां से शुरू करूं, आपको क्या करना है? चैनल के होम पेज पे जाना है और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET। इस प्लेलिस्ट में 28 वीडियो है, आपकी हर मर्ज की दवा है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया है, आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में एबल हो। इस आर्टिकल को आप बहुत इजीली 50% आप पढ़ने लगेंगे,
इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने के बाद। समझ गए ना? तो आपकी ग्रामर की पूरी क्लास जो है ना इस कोर्स के अंदर पूरी हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, जो लोग प्लेलिस्ट को देख चुके हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हैं एसएससी बैंक्स में, आप मुझे मेंबर स्पेशल वीडियोस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीक ये वीडियोस आती हैं, इस वीक की वीडियोस मैं आज अपलोड कर रहा हूं, है ना? मेंबर्स चेकआउट करें। मेंबर स्पेशल वीडियोस देखने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे करके इन वीडियोस को मेरे साथ ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन बटन प्रेस करते हैं एक वीडियो प्ले होगी, आपको मालूम चलेगा मेंबर कैसे बना जाता है। ठीक है ना? शुरू करेंगे। मैं आपको समरी दे देता हूँ। समरी ये है मेरे भाई लोग, जीएसटी में थोड़ा सा उछाल आया है पिछले 2 महीने में। मतलब क्या है इसका? जीएसटी से जो आवक, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अब इसका मतलब क्या है? हमारे देश में व्यापार हो रहा है, इसीलिए जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रहा है। मतलब लॉकडाउन से वजह से जो मंदी आई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है ये जीएसटी में जो रेवेन्यू में जो पिकअप आया है, जो आवक बढ़ रही है, जरूर ये मंदी के खत्म होने का साइन है, लेकिन इसको आप परमानेंट साइन मत मांग लेना मंदी के जाने का। लॉकडाउन आगे भी हो सकते हैं। ये लॉकडाउन जो हुए थे उसके इफेक्ट्स और लंबे आएंगे। सिर्फ 2 महीने के रेवेन्यू को देख करके ऐसा ना समझें कि भारत से मंदी चली गई है। समझ गए ना? बस ये इसकी आज की समरी है। आज की टोन बता देता हूं। टोन है सिनिकल। जब आप किसी चीज पे सवाल उठाते हैं, अच्छी चीज पे भी, और ऐसा सवाल उठाते हैं कि यार इसको देख करके आप पूरी तरह से ना ख्याली पुनाव ना मनाने लगो, है ना? इस चीज में भी थोड़ा सा आप जो है इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, तब आपकी टोन होती है सिनिकल। ये मुझे पता लगा इसके टाइटल से। देखो, एंड ऑफ द टनल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आगे लगा क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क सिनिकल लोग ही लगाते हैं, ऐसे लोग लगाते हैं जिनको हर चीज में थोड़ा सा डाउट होता है। तो ये सिनिकल टोन है आज की। शुरू करेंगे। कह रहा है ओवर 1.05 लाख करोड़ हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन अक्टूबर, द हाइएस्ट मंथली रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स सिंस फरवरी 2020। कह रहे 1 लाख करोड़ से ज्यादा कलेक्ट किया जा चुका है। 1,05,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्ट किया जा चुका है। और कहां से? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जीएसटी से। और कब? अक्टूबर में। कह रहे ये द हाईएस्ट है, ये सबसे ज्यादा है। और क्या है? मंथली रेवेन्यू, किसी महीने की इनकम। और कहां से? इस इनडायरेक्ट टैक्स से, इस जीएसटी नाम के टैक्स से। और कब से? सिंस फरवरी 2020 से। तो फरवरी 2020 से अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो टैक्स कलेक्शन आया है वो आया है अक्टूबर के अंदर। समझ गए? सब्जेक्ट था आपका 1.05 लाख करोड़, वर्ब थी हैज बीन कलेक्टेड। अब आ जाओ सेंटेंस में ग्रामर रूल देखते हैं। मैंने 2 ग्रामर रूल को मिक्स कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्यों बार बार आप इसमें कंफ्यूज होते हो। एक बार फिर से ट्राई करो, फोकस दोगे तो इस बार में सॉल्व हो जाएगा। 2 ग्रामर रूल है जो सब लोग आपस में मिक्स करते हैं। मैंने आपके सामने दोनों रूल लिख दिए हैं, है ना? और दोनों रूल के ऊपर 4 सेंटेंस भी बना दिए हैं। आप पहले कर लो कोशिश, फिर मैं करवाता हूं मेरे तरीके से। बस कोशिश ये रखनी है, आज जिसको नहीं आता वो समझ के जाए, है ना? चलो देखो, रूल नंबर 1 है मेजरमेंट्स को कभी भी प्लूरल वर्ब ना दें। चाहे 1 रुपये है, चाहे 1000 रुपये है, मेजरमेंट है ना, किसकी? मनी की। चाहे 5 किलोमीटर है, चाहे 5000 किलोमीटर है, मेजरमेंट है ना, डिस्टेंस की। चाहे 5 मिनट है, चाहे 500 मिनट है, चाहे 10 साल है, चाहे 10,000 साल है, चाहे 3 किलोग्राम है, 3 लीटर है, चाहे 3000 लीटर है। समझ गए ना? ये सब मेजरमेंट्स है, मनी, डिस्टेंस, टाइम, एज और वॉल्यूम की। इनके आगे कभी भी प्लूरल वर्ब ना लगाएं। ठीक? दूसरा रूल क्या कहता है? नाउन्स को जब जब एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे, उनको आप सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल नहीं करोगे। ऐसा क्यों होता है? एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो इस वजह से कभी कभी प्लूरल नाउन भी एडजेक्टिव बनके सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। अब इन दोनों रूल्स को मैं कंबाइन कर रहा हूं इन सेंटेंसेस में, ध्यान से देखें। 1000 रुपी और रुपीज दोनों में से एक आएगा। हैज और हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट सो फार। सेंटेंस का सब्जेक्ट है 1000 रुपए। कहना चाह रहा हूं मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस प्रोजेक्ट में अभी तक, है ना? मीनिंग आपने निकाल लिया। सब्जेक्ट कौन है आपका? 1000 रुपए। अगर रुपए तुम्हारा सब्जेक्ट है तो 1000 हो गया एक एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव तो रुपए हो गया एक सब्जेक्ट, एक नाउन। सब्जेक्ट सिर्फ नाउन बनते हैं, 1000 जो है नाउन नहीं बन सकता, यहां पे रुपए बनेगा नाउन। अगर रुपए नाउन बनेगा तो 1000 रुपये नहीं 1000 रुपीज आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि 1000 1 से ज्यादा है ना मेरे भाई। अगर 1 से ज्यादा है तो रुपीज आएंगे ना, रुपी नहीं आएंगे। क्योंकि रुपी यहां पे नाउन है तो मैं इसके पीछे एस लगाऊंगा। इसको यहां से इसको निकाल दो, फिर समझ लो किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो एस क्यों आया। अरे भाई 1 रुपया थोड़े ना, 1000 रुपए हैं। अगर 1000 रुपए हैं तो पीछे एस लगाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो 1000 रुपीज। अब देखो
इसकी जो वर्ब आएगी 1000 रुपए की, वो पहले वाले रूल से आएगी, मेजरमेंट वाले रूल से सिंगुलर। तो मैं क्या बोलूंगा, 1000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट सो फार। ये कितना भी काउंटर इंट्यूटिव लगे, कितना भी आपको लगे आपकी समझ से हिसाब से अलग सही नहीं बैठ रहा है, आपको लगे सर रुपीज के साथ हैव आना चाहिए, पर ध्यान रखना मेजरमेंट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। समझ गए, 1000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट सो फार। अगला देखो, 1000 रुपी नोट इज या आर नॉट अ लीगल टेंडर इंडिया। 1000 रुपए का नोट इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, इंडिया में काम नहीं करता। लीगल टेंडर मतलब ऑफिशियल करेंसी। अब देखो यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट है आपका नोट, यहां पे था रुपीस, यहां पे है नोट। अब मुझे बताओ 1000 रुपये क्या काम करेगा, 1000 रुपये काम करेगा क्या एडजेक्टिव का। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा ना तो रुपीस नहीं आएगा, अब आएगा रुपी। अजीब लगेगा आपको, सर ऊपर आपने 1000 रुपीज लिखा है, यहां 1000 रुपये लिख रहे हो। इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई, ऊपर तुम्हारा नाउन था वो सब्जेक्ट बना हुआ था, यहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट है नोट। अगर नोट सब्जेक्ट है तो 1000 रुपये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अब इसके बीच में क्या आएगा, हाइफन, और पीछे का एस निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव। यहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया नोट। नोट के हिसाब से वर्ब तो सिंगुलर लगनी है। 1000 रुपये नोट, एक सिंगल 1000 रुपये का नोट, इस की जगह आर की जगह इस, यहां पे आर को निकाल दो। समझ गए पूरा लॉजिक। 1000 रुपये नोट इज नॉट अ सिंगल टेंडर, नोट तुम्हारा सब्जेक्ट, इज तुम्हारी वर्ब। तीसरा देख लो, 50 किलोमीटर या किलोमीटर इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 किलोमीटर एक लंबी डिस्टेंस है, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या तुम्हारा 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर तुम्हारा सब्जेक्ट है तो 50 के हिसाब से किलोमीटर्स आएगा, ना कि किलोमीटर। ठीक, 50 किलोमीटर्स। अब देखो किलोमीटर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम मेजरमेंट के लिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो हम लगाएंगे इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आज दोनों को मैं साथ में इसीलिए ले रहा हूं कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप इनको एक साथ समझ सको, है ना। कब किलोमीटर के पीछे एस आएगा, कब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आएगी। तो 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगला देखो, द 50 किलोमीटर्स या किलोमीटर्स रेस हैज या हैव बीन स्लेटेड टू टेक प्लेस दिस सैटरडे। ये 50 किलोमीटर की रेस स्लेटेड है, ये पूरी शेड्यूल्ड है, टेक प्लेस करेगी इस सैटरडे को, इस शनिवार को। स्लेटेड मतलब शेड्यूल। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है तुम्हारा यहां पे रेस, ना कि किलोमीटर्स। रेस है तुम्हारा सब्जेक्ट, रेस लेगी टेक प्लेस करेगी, ना कि किलोमीटर टेक प्लेस करेंगे। अब देखो किलोमीटर बदल जाएगा एडजेक्टिव में, नाउन से पहले आके। एडजेक्टिव में बदलेगा तो एस इसके पीछे लगेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस 50 के आगे हाइफन लगा के किलोमीटर लिख दूंगा। द 50 किलोमीटर रेस। अब देखो रेस के लिए तो सिंगुलर वर्ब आनी है, एक ही सिंगुलर, एक ही रेस है ना, तो मैं इसके लगाऊंगा हैज बीन स्लेटेड टू टेक प्लेस दिस सैटरडे। इससे साफ एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक छोटे छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं मैं, इसको रिपीट कर लेना। ये कॉन्सेप्ट इससे बड़ा नहीं है, एक बार समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे, आज के ग्रामर कॉन्सेप्ट में यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिस मार्क्स द सेकेंड सक्सेसिव मंथ ऑफ अ ईयर ऑन ईयर अपटिक इन द जीएसटी किटी। द 10.25% rise in October was preceded by a 4% increase in September। कह रहे ये वाली चीज मार्क करती है, निशान बनती है एक दूसरा लगातार आने वाला मंथ। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, कह रहे एक दूसरा लगातार आने वाला मंथ मार्क करती है ये। अब देखो लगातार किस मामले में, ईयर ऑन ईयर अपटिक के अंदर। ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल उछाल के अंदर, और किसमें, जीएसटी की किटी में, जीएसटी के फंड में। किटी का मतलब होता है गुल्लक, है ना। तो जीएसटी की गुल्लक में साल दर साल जो है एक अपटिक आया है, सक्सेसिव मंथ है, दूसरा ऐसा मंथ है ये। अब देखो कैसे आया, जो 10.25% का राइज आया है ना अक्टूबर में, वो प्रिसीड कर रहा है, वो किससे प्रिसीड हुआ है, 4% की बढ़त से सितंबर के अंदर। तो पिछले 2 महीनों से ऐसा हो रहा है कि पिछले साल के सितंबर और पिछले साल के अक्टूबर से इस साल के सितंबर और इस साल के अक्टूबर को आप कंपेयर करेंगे तो 2 महीने से हमें सक्सेसिव राइज देखने को मिल रहा है। समझ गए। देखने वाली चीज एक ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आपने मार्क कर लिया होगा। दिस की वर्ब है मार्क्स, राइज की वर्ब है वॉज प्रिसीडेड। प्रिसीड वर्ब पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को, ध्यान से देखना। देखो प्रिसीड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पहले आना। वैट प्रिसीड्स जीएसटी, वैट जीएसटी के पहले आता था, मतलब जीएसटी बाद में आया, वैट पहले आया। समझ गए ना, वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो प्रिसीड का उल्टा क्या है, सक्सीड। जीएसटी सक्सीड्स वैट, जीएसटी बाद में आता है जो है वैट के। तो प्रिसीड और सक्सीड ऐसे चलती हैं। कंफ्यूजन ये होती है
बहुत लोग सक्सीड को वर्ब की थर्ड या सेकंड फॉर्म मानते हैं। अपने मन से पूछना आप ऑनेस्टली, शायद आप भी मानते हो। सक्सीड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म है सक्सीडेड। चलो आगे बढ़े। कह रहा कमिंग ऑन टू द बैक ऑफ 6 सक्सेसिव मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन जीएसटी रेवेन्यूज बिगिनिंग मार्च when the lockdown was imposed, this 2-month trend clearly signifies a recovery is underway in the economy, the government has claimed. कह रहे कमिंग ऑन आते हुए, और किसके ऊपर? बैक पर, पीठ पर, जो है कमर पे। कह रहे सवार होते हुए, कमिंग ऑन द बैक ऑफ का मतलब है कमर पे आते हुए, पीठ पे आते हुए, सवार होते हुए। तो कह रहा हूं सवार होते हुए 6 लगातार महीनों का, और 6 लगातार महीने किसके? सिकुड़न के, कॉन्ट्रैक्शन के। अच्छा किसके अंदर? जीएसटी की आवक में। अच्छा कब से शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी, बिगिनिंग हुई थी मार्च से। तो कह रहा है मार्च से 6 महीने की सिकुड़न के ऊपर सवार होते हुए अब क्या हुआ? कह रहे जब लॉकडाउन को इंपोज किया गया था ना, जब लॉकडाउन को लगाया गया था, तो ये 2 महीने का जो ट्रेंड है ना, दिस 2 मंथ ट्रेंड, ये साफ साफ सिग्निफाई करता है, हमें बताता है। अच्छा किसको? एक रिकवरी को, जो कि है अंडरवे, जो कि है डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर। अब देखो ये बात कहने वाला कौन है? ये बात कहने वाली है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड। समझ गए सेंटेंस को? रिपीट कर दूं क्या? सवार होते हुए 6 महीने की गिरावट पे जीएसटी की, जो शुरू हुई थी मार्च के अंदर। कह रहा है ये जो लॉकडाउन है, जो सवार हुआ था इस गिरावट पे, है ना, इस गिरावट के ऊपर ये लॉकडाउन सवार होकर हमारे सर पे आया है। कह रहे ये जो 2 महीने का ट्रेंड जो है ना, ये जो 2 महीने का अपटिक है, वो साफ साफ सिग्निफाई करता है। अच्छा क्या? उस रिकवरी को जो अंडरवे है, अंडर डेवलपमेंट है हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, कहने वाली है हमारी सरकार, कहने वाली है हमारी गवर्नमेंट। आई थिंक समझ गए होंगे। जो आपने ऊपर सीखा ना 2 मंथ, देखो ट्रेंड है सब्जेक्ट, इसके लिए एडजेक्टिव आया है 2 मंथ। अगर ये एडजेक्टिव है तो 2 मंथ्स ना लिख के मैंने 2 मंथ लिखा है। वो जो ऊपर सीखा था वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अंडरवे वर्ड को नोट करें। अंडर मतलब नीचे, वे मतलब रास्ता। जब कोई चीज अंडरवे होती है मतलब वो अपने रास्ते पे होती है, या इसको बोलूंगा मैं अंडर डेवलपमेंट होती है। ठीक है ना, अंडर डेवलपमेंट। तो अंडरवे एक एडजेक्टिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा अक्टूबर्स रेवेन्यू ब्रॉडली पर्टेन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अकर्ड इन सितंबर, अ मंथ इन विच significant improvements were recorded in a range of high frequency indicators, including exports and the purchasing managers index PMI for manufacturing। लंबे सेंटेंस है पर बहुत सिंपल है। कह रहे अक्टूबर के जो रेवेन्यू है, अक्टूबर की जो कमाई है, मोटे तौर पे ब्रॉडली पर्टेन टू होती है, रिलेट टू करती है किससे भाई? उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से, आर्थिक गतिविधि से। अच्छा कौन सी गतिविधि? जो अगर हुई, जो निकली आकर के सितंबर में, है ना, जिसने टेक प्लेस किया सितंबर में। अच्छा कौन सा सितंबर? ये वो एक ऐसा मंथ है इन विच, जिसके अंदर बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट्स रिकॉर्ड हुई थी, जिनको रिकॉर्ड किया गया था। और कहां पे? एक रेंज में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स यूं समझ लो सरकार के इंडिकेटर हैं। सरकार को पता लग जाता है कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। रेंज का मतलब है पूरी श्रृंखला, एक बहुत बड़ा ग्रुप। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट सितंबर के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। अब देखो इंडिकेटर्स कौन से हैं, जिसमें शामिल है एक्सपोर्ट्स और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। समझ गए सेंटेंस को? बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, ध्यान से पीस बाय पीस इनको पढ़ा करो। पर्टेन का मतलब होता है रिलेट करना, पर्टेन टू करती है कोई चीज, वो रिलेट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बेस इफेक्ट। अब ये बेस इफेक्ट क्या है? सितंबर 2019 हैड सीन अ डिप इन द सेवरल इंडिकेटर्स। कह रहा महज एक पार्ट, महज एक हिस्सा इस पूरे ऊपर वाली रेंज ऑफ इंडिकेटर्स का, ऑफ दैट है ना, इनका। कह रहा एक जो हिस्सा है ना इस रेंज का, एक्सप्लेन किया जा सकता है बेस इफेक्ट के जरिए। अब देखो बेस इफेक्ट क्या होता है, ये इसने बताया भी है। सितंबर 19 में हैड सीन, उसने देखा था एक डिप को बहुत ही सारे इंडिकेटर्स में। ये कहने का मतलब क्या है? आप पिछली सितंबर से इस सितंबर को और पिछली अक्टूबर से इस अक्टूबर को कंपेयर कर लो, लेकिन इस चीज़ को मत भूल जाना, पिछली सितंबर में भारी मंदी आई थी। अगर उस मंदी वाले फिगर से सितंबर 20 के फिगर को आप कंपेयर कर रहे हो, तो बेस इफेक्ट को आप जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हो। समझ गए ना? तो बेस आपका पहले ही कमजोर था, तो उसको देख करके आप यूं मत सोचो मंदी चली गई। चलो आगे बढ़ते हैं। कर इंडीड वास्तव में द वाइडर अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी इन सितंबर when public transport restriction were lifted
एंड सेवरल सेक्टर्स वर अलाउड टू ऑपरेट विद फ्यूअर कर्ब्स हेल्प्ड। कह रहा वास्तव में बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय वाइडर जो अनलॉकिंग हुई ना इकोनॉमी की सितंबर के अंदर, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गई, हट गई, और बहुत सारे सेक्टर्स को अलाउ किया गया कि वो ऑपरेट करें कम कर्ब्स के साथ, कम रुकावटों के साथ। कह रहा वास्तव में इस अनलॉकिंग ने ना हमें हेल्प किया। देखो अनलॉकिंग की वर्ब यहाँ पड़ी है, अनलॉकिंग हेल्प, ऐसे ही सेंटेंस बना है। तो कह रहा वास्तव में इस अनलॉकिंग ने ही हमें हेल्प किया जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला गया और कई सेक्टर्स को अलाउ किया गया कि आप कम कर्ब्स के साथ अपना ऑपरेशन चालू करें। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाला एक वर्ड और एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो कर्ब का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या बैन्स या रुकावटें, ठीक है ना। इस फ्यूअर वर्ड को आप देख करके मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इसको समझते होंगे इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझते हो तो ऊपर मैंने रूल लिख दिया है, तुम्हारे सामने पड़ा है रूल, है ना, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। अब एक काम करो, आप अगर रूल समझते हो और इसको पढ़ भी लिया है तो दोनों ही सेंटेंस में मुझे एरर ढूंढ के आप बता दो। सब लोग ट्राई करेंगे, कोई ढीठ नहीं बनेगा। एग्जाम में भी करनी है, यहाँ भी करो, या तो सोच लो मैं वहाँ भी नहीं करके आऊँगा, है ना, वहाँ भी आ जाए, ऐसी तैसी मैं छोड़ के आऊँगा इस क्वेश्चन को। और अगर सीख रहे हो तो यहाँ भी करोगे और वहाँ भी करोगे। सब लोग ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ। देखो अ फ्यू का मतलब होता है एक स्मॉल क्वांटिटी लेकिन पॉजिटिवली। फ्यू का मतलब होता है एक स्मॉल क्वांटिटी लेकिन नेगेटिवली। द फ्यू का मतलब है जो भी क्वांटिटी बची है स्मॉल सी, जो भी वो क्वांटिटी है उसके लिए द फ्यू लगाते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि अ फ्यू में ज़्यादा होगा फ्यू में कम होगा, ऐसा नहीं है। मान लो तुम मुझसे पैसे मांगो, आप बोलो सर आकर के पैसे दो मुझे, मैं बोलूँगा यार आई हैव अ फ्यू कॉइन्स लेफ्ट इन माई पॉकेट, ठीक है ना, मेरी जेब में थोड़े से कॉइन्स हैं, ले लो भाई एक आधा कॉइन्स तुम, है ना, थोड़े बहुत हैं, पॉजिटिवली तुमको बोल रहा हूँ, ले लो। अब मान लो तुम बार बार मांगने आते हो, आज तुमने फिर मांग लिए, बोला सर पैसे दे दो। अब मेरी जेब में कॉइन्स उतना ही है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट टुडे, मेरी जेब में आज ना के बराबर कॉइन्स हैं। कॉइन्स उतने ही थे, पहले भी उतने थे, अभी भी उतने हैं, सिर्फ नजरिए का फर्क है। तो अ फ्यू लगाया जाता है पॉजिटिवली, फ्यू लगाया जाता है नेगेटिवली, बस क्वांटिटी स्मॉल होती है दोनों केस में। द फ्यू का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला यार जितने भी हैं ले जाओ, द फ्यू कॉइन्स आई हैव इन माई पॉकेट यू कैन टेक दम ऑल, जितने भी मेरी जेब में थोड़े बहुत है ना तो उनको ले जाओ। द फ्यू का मतलब ये होता है। अब देखो इनको अपने लगाएंगे इन दोनों सेंटेंस के अंदर इस पूरे फॉर्मूला को। द प्रोमिसिंग एक्टर वॉज बिकमिंग पॉपुलर एज फ्यू ऑफ हिज मूवीज बिकेम ह्यूज हिट्स। कह रहा है जो प्रॉमिसिंग एक्टर है वो बहुत पॉपुलर बन रहा था, क्योंकि ना के बराबर उसकी मूवियां ह्यूज हिट हुई। अरे एक बात बताओ, अगर इसकी ना के बराबर फ्यू नेगेटिवली स्मॉल क्वांटिटी जो है उसकी मूवियां हिट हुई हैं तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया ना। सेंटेंस में कह रहा है ये पॉपुलर बन रहा है और ना के बराबर मूवियां हिट हो रही हैं, भाई बात हो गई गलत। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अ फ्यू ऑफ हिज मूवीज बिकेम ह्यूज हिट्स। समझ गए ना, अ क्यों आएगा, पॉजिटिवली बता रहे हैं हम, हिट हो रहा है वो एक्टर तो मूवी भी हिट हो रही है। दूसरा देखो, द चैलेंज वॉज सो डिफिकल्ट दैट अ फ्यू पीपल एवर डेयर टू एक्सेप्ट इट। ये चैलेंज इतना डिफिकल्ट है कि बहुत थोड़े से लोगों ने आज तक इसको डेयर किया एक्सेप्ट करने का। मतलब ना के बराबर लोगों ने डेयर किया। अरे भाई ना के बराबर किया तो अ क्या कर रहा है यहाँ पे, अ का मतलब है भाई थोड़े बहुत आते हैं, डेयर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, पर मैं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। ना के बराबर आते हैं तो अ को निकाल दो, यहाँ पे रख दो या तो फ्यू या यूं लिख दो वेरी फ्यू। वेरी फ्यू से मतलब होगा मतलब बहुत ही कम, फ्यू से भी और ज्यादा है ना, और ज्यादा कम। तो ये चैलेंज इतना डिफिकल्ट है कि बिल्कुल ही ना के बराबर लोग इसको डेयर करते हैं एक्सेप्ट करने को। समझ गए दोनों सेंटेंस, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा आफ्टर द 23.9% कोलैप्स फॉर द इकोनॉमी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 द सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इजंट मिसप्लेस्ड। कह रहा है एक 23.9% की गिरावट कोलैप्स या ढलान के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही के अंदर 2021 के, है ना, अप्रैल मई जून के क्वार्टर के अंदर। कह रहा है इसके बाद हुआ क्या, जो सेंस ऑफ रिलीफ है ना, जो राहत की सांस है, एक स्ट्रिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर से, एक श्रृंखला, एक सीरीज ऑफ सकारात्मक आंकड़ों की। कह रहा है ये जो राहत की सांस है इस स्ट्रिंग से वो मिसप्लेस नहीं है, वो गलत नहीं है। मिसप्लेस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अपने प्लेस से अलग हो। तो कह रहे यहाँ पे राहत की सांस होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, यहीं पे ये राहत की सांस बिल्कुल हमें सही भी लगती है, मिसप्लेस नहीं है, अपनी जगह पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द फ्यू साइंस दैट हैव कम इन अबाउट अक्टूबर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सजेस्ट जीएसटी रेवेन्यूज कुड रिमेन हेल्दी इन नवंबर 2।
कह रहे जो भी थोड़े से साइन आए, द फ्यू साइंस जो कि आए दैट हैव कम, और कहाँ पे, अक्टूबर के पॉजिटिव, अक्टूबर के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, है ना। तो कह रहे ये साइंस जो है ना सजेस्ट करते हैं, अच्छा क्या सजेस्ट करते हैं कि जीएसटी की जो रेवेन्यू है वो बने रह सकते हैं हेल्दी नवंबर के अंदर भी। तो कहने का मतलब क्या, सितंबर में जो हुआ, अक्टूबर में जो हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वही नवंबर में होने वाला है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज, द फ्यू साइंस की वर्ब है सजेस्ट, इसको मैंने मार्क नहीं किया, अब कर देते हैं, है ना। अब ये द फ्यू समझ गए ना, मैंने बोला ना तुम्हें, द फ्यू कॉइन्स दैट आई हैव इन माई पॉकेट यू कैन टेक देम ऑल, जो भी थोड़े से कॉइन्स मेरी जेब में हैं तुम उन्हें ले लो, वही बात यहाँ हो रही है। द फ्यू साइंस दैट हैव कम इन अबाउट अक्टूबर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो जो भी थोड़े से साइन आए हैं वो यही सजेस्ट करते हैं। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, है ना, सिंपल सेंटेंस है। कह द मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर अक्टूबर रिलीज्ड ऑन मंडे हैज रीजन इवन हायर इंडिकेटिंग लार्ज फर्म स्केल्ड अप प्रोडक्शन फर्दर। कह रहा मैन्युफैक्चरिंग का PMI जो है, अब इसके अंदर मत घुसना, PMI का मतलब होता है ग्राफ, है ना, आंकड़ों का एक ग्राफ। तो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है ना, जो ग्राफ है अक्टूबर के महीने के लिए, जो कि रिलीज हुआ मंडे को, जिसकी घोषणा हुई सोमवार को, कह रहा है ये ग्राफ रीजन हो चुका है, ऊपर आ चुका है, इवन हायर और भी ज्यादा। अच्छा कैसे है, इंडिकेट करते हुए कि बड़ी जो फर्म्स हैं उन्होंने स्केल अप कर दिया है, लेवल अप कर दिया है अपनी प्रोडक्शन को फर्दर और आगे। समझ गए सेंटेंस को, इंडिकेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, खाना खाते हुए मम्मी से बात कर रहा था। तो ये जो इंडेक्स जब रिलीज हुए मंडे को, ये जब राइज हो रहे थे ना, उसी वक्त ये इंडिकेट कर रहे थे कि लार्ज फर्म्स ने स्केल कर दिया अपनी प्रोडक्शन को। समझ गए ना। तो जब जब दो काम साइमल्टेनियसली होंगे, एक काम को बना दो मेन वर्ब, यहाँ पे हैज रीजन, अगले काम को बना दो वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो स्केल अप वर्ड को नोट कर लेना, स्केल मतलब लेवल, स्केल अप मतलब लेवल अप। जब किसी चीज को आप स्केल अप करते हैं ना, उसका लेवल एक दर्जा ऊपर लाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ स्केल अप योर प्रिपरेशन, अपनी लेवल का, अपनी प्रिपरेशन का दर्जा एक ऊपर लाओ, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करो। कह रहे इंडियाज लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स हैव क्लॉक्ड रिकॉर्ड सेल्स इन अक्टूबर which incidentally should prop up the GST cess collections used to compensate states, a federal flashpoint this year। कह रहे इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑटो मेकर्स है ना, सबसे बड़े व्हीकल कंपनीज हैं, उन्होंने क्लॉक कर दिया है रिकॉर्ड सेल्स को, उन्होंने नापा है रिकॉर्ड सेल्स। इस बार की उनकी सेल्स रिकॉर्ड निकल के आई हैं, और कब, अक्टूबर के अंदर। कह रहे जो कि इंसिडेंटली प्रॉप अप करना चाहिए, जिसको प्रॉप अप करने का मतलब है सपोर्ट करना, जिसको जरूरी सपोर्ट करना चाहिए जीएसटी के सेस की कलेक्शन को, जो यूज होती हैं स्टेट्स को भरपाई करने के लिए, स्टेट्स को कंपेंसेट या हर्जाना देने के लिए। कह रहे ये कंपेंसेशन एक फेडरल फ्लैश पॉइंट भी रहा है इस साल का, ये कंपेंसेशन हमारी संघीय व्यवस्था का एक एक्सप्लोजन का पॉइंट भी रहा है इस साल का। ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको समझने में, क्योंकि इसकी स्टोरी है। फ्लैश पॉइंट वर्ड को आप पकड़ लो तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। फ्लैश पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। अगर मैं फ्लैश पॉइंट, जैसे आपने कई पटाखा है ना, उसकी जब आपने बत्ती को आग लगाई, जब वो फटने वाला होगा ना, उससे पहले के पॉइंट को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो फेडरल फ्लैश पॉइंट था जीएसटी का कंपेंसेशन, हमारी स्टेट्स और हमारे सेंटर के बीच में एक्सप्लोजन होने ही वाला था, लड़ाई झगड़ा होने ही वाला था। समझ गए ना। तो ये था फेडरल फ्लैश पॉइंट। तो कह रहा है इस बार जो सेल्स अच्छी आई है ना, उसे जीएसटी सेस बहुत मिलेगा, जिससे हम अपनी स्टेट्स को सेंटर वाले थोड़ा पैसा देंगे। ये वही पैसा है जो इस साल के झगड़े की जड़ था। अब समझ गए होंगे सेंटेंस को, देखने वाले वर्ड्स देख लेना। प्रॉप अप, प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये क्लॉक वर्ड मैंने 2 दिन पहले खबरी पे करवाया है, जिन लोगों ने पढ़ा था उनको अच्छे से याद होगा। क्लॉक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं बेसिकली। पहला कोई अमाउंट को या स्पीड को अचीव करना, है ना। दूसरा होता है किसी को पहचानना या किसी को ऑब्जर्व करना। क्लॉक वर्ब ये दोनों काम करती है ना। जिन लोगों को खबरी नहीं पता है बता देता हूं मैं, इस डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो की, है ना। मैं आज कमेंट्स में भी डाल दूंगा एक लिंक, एक ऐप का लिंक है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करोगे, सीधे अपने चैनल पे आओगे। मैं 5 मिनट की ऑडियो हर रोज अपलोड करता हूँ, किसी वर्ड को पकड़ के, किसी रूट वर्ड को पकड़ के, है ना। तो आपको हर रोज 5 मिनट में वोकैबुलरी अच्छी करने की छोटी छोटी टिप्स देता हूँ। रोज सुने, बहुत सारी टिप्स मैं दे चुका हूँ उस पर, ऐप को डाउनलोड करें। करे येट एनी प्रोग्नोसिस ऑफ ए फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी could still prove to be a premature and illusionary। कह रहा है फिर भी
कोई भी प्रोग्नोसिस, कोई भी भविष्यवाणी, प्रोग्नोसिस वर्ड को बताऊंगा अभी मैं, रुक जाओ। कह रहा कोई भी भविष्यवाणी जो है ना, फोरकास्ट जो है एक फुल फ्लैश जो है इकोनॉमिक रिकवरी की, एक 100% आर्थिक रिकवरी की, कह रहा है वो अभी भी प्रूव हो सकती है। और क्या, प्री मैच्योर और इल्यूजरी, ऐसी चीज़ जो वक्त से पहले हो या ऐसी चीज़ जो ढकोसला हो, डिसेप्शन हो, धोखा हो। तो कह रहा है ऐसा मत मान लेना कि रिकवरी जो है 100% हो गई है। ये हो सकता है आपका समय से पहले का ही अनुमान हो, या हो सकता है आपका डिसेप्शन हो, आपके लिए एक धोखा हो। वर्ड देखना प्रोग्नोसिस। आपने डायग्नोसिस वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना। कब? बीमारी होने के बाद। जब आपको शुगर हो गई, आपको हाथ पांव कांपने लगे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलेगा भाई शुगर डायग्नोज हुई है आपके शुगर पकड़ी गई है। लेकिन अगर आप डायग्नोज होने से पहले डॉक्टर के पास चले जाओ, आपको शुगर हुई नहीं, उससे पहले ही आपने शुगर का टेस्ट करा लिया, अब आपने जो काम करवाया उसको कहते हैं प्री डायग्नोसिस, है ना। इसी के लिए इंग्लिश में वर्ड बन गया प्री डायग्नोसिस के लिए प्रोग्नोसिस। समझ गए वर्ड कैसे बना है? जब कोई बीमारी होती नहीं उससे पहले ही आप उसका टेस्ट करवाते हो, आप करवाते हो प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस को हम भविष्यवाणी भी तो बोल सकते हैं ना, पहले ही टेस्ट करवा रहे हो आप मेरे को शुगर है या नहीं, है ना। तो ये होता है भविष्यवाणी। तो प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया यहाँ पे फोरकास्ट, प्रेडिक्शन या प्रोफेसी। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इकोनॉमिस्ट हैव रिजर्वेशंस अबाउट रीडिंग टू मच इनटू सितंबर अक्टूबर डेटा as a sustainable trend, for it partly represents pent-up demand brewing over the months of lockdown finding expression and partly India's favored festive season effect। ये सेंटेंस सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है पूरे एडिटोरियल का, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया, ध्यान से समझो आ जाएगा। कह रहा इकोनॉमिस्ट के पास रिजर्वेशंस हैं। इकोनॉमिस्ट जो हैं अर्थशास्त्री, उनके मन में कई डर हैं, कई अप्रीहेंशन है, कई उनके पास रिजर्वेशन है। अच्छा किस बारे में भाई? अबाउट लगा के बता रहा है, रीड करने के बारे में बहुत ही ज़्यादा। और किसके अंदर? सितंबर अक्टूबर के डेटा के अंदर। इकोनॉमिस्ट डर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के डेटा को कहीं ज़्यादा मत रीड कर लेना, कहीं इसको देख करके आप यूं मत समझ लेना कि इकोनॉमी जो है पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है। रीड कैसे करना है? एज अ सस्टेनेबल ट्रेंड, एक सस्टेनेबल ट्रेंड की तरह। तो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं इसको एक लंबे ट्रेंड की तरह रीड बिल्कुल मत करना, हमें तो डर लग रहा है इस डेटा को देख के। अब देखो आगे क्यों कह रहा है, फॉर, क्योंकि। ये फॉर एक कंजंक्शन है, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है। फॉर एज ए कंजंक्शन का मतलब होता है बिकॉज। कह रहा है क्योंकि ये आंशिक तौर पे पार्टली रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी डिमांड को जो पेंटअप थी, जो दबी हुई थी, जो सप्रेस थी। अच्छा और कैसी थी वो? जो ब्रू हो रही थी, जो डेवलप हो रही थी पिछले कई महीनों के दौरान लॉकडाउन के, और फाइंड कर रही थी एक्सप्रेशन को, अपनी अभिव्यक्ति को। पिछले कई महीनों से हमने माल नहीं खरीदा था, सितंबर अक्टूबर में कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, इससे हमारे आंकड़े बढ़ गए। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इसको देख करके ज़्यादा खुश मत हो जाना, ये एक ऐसी डिमांड के आंकड़े हैं जो 4-6 महीनों से लोगों ने दबा के रखी हुई थी, पेंट अप डिमांड थी, ठीक है ना। कह रहा आंशिक तौर पे तो ये डिमांड रिप्रेजेंट करती है। दूसरा क्या? पार्टली, दूसरे आंशिक तौर पे इंडिया का वो लेजेंडरी फेस्टिव सीजन है, इफेक्ट है, वो जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ट्रेंड इस वजह से भी आया है क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली के वक्त हर आदमी खरीदी करता है। तो कह रहा है ये दो चीज़ें हैं, इनको देखकर इकोनॉमिक्स रिजर्वेशन रख के बैठे हैं कि ये जो ट्रेंड आया है ये आगे लंबा चलने वाला नहीं है। अब आई थिंक समझ गए होगे सेंटेंस को, है ना। इनके दो डर हैं कि ये डिमांड दबी हुई थी, इस बार एक साथ निकली है। दूसरा, लोग दिवाली के चक्कर में खरीदी कर रहे हैं, दिसंबर में ये लोग खरीदी नहीं करेंगे। अब वर्ड्स देख लो सारे। पेंटअप मतलब सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एकदम दबा हुआ। आपके अंदर की कोई बात है ना जो आपने अंदर दबा रखी है, जब कभी बाहर फूटेगी वो तो मैं बोलूँगा दिस वॉज योर पेंटअप डिजायर या दीज वर योर पेंटअप सेंटिमेंट्स। समझ गए ना, अंदर दबे हुए, सप्रेस्ड। ब्रू होता है मतलब डेवलप होना, ब्रू होना। फेवर्ड मतलब लेजेंडरी, जिसके किस्से कहानियाँ होते हैं। तो हमारे फेस्टिव सीजन बहुत लेजेंडरी है, हर साल दिवाली के अंदर मार्केट ऊपर आती है, ये एक लेजेंड है, एक फेबल है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट, 10 सेकंड का है, एक बार में समझ जाओगे। टू और वेरी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इन एक्सेस। 3 सेंटेंस आपके सामने है, पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ, ट्रिक के साथ बताऊंगा, हमेशा याद रहेगा। चलो, दोनों का मतलब होता है इन एक्सेस। टू का मतलब भी ज़्यादा, वेरी का मतलब भी ज़्यादा। ही इज़ टू हैंडसम और ही इज़ वेरी हैंडसम, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, आप ये कहना चाह रहे हो। लेकिन वेरी का मतलब है पॉजिटिव सेंस में, टू का मतलब है नेगेटिव सेंस में। जब कोई चीज़ बहुत ख़राब होती है, आप उसको कह रहे हो यार ये तो बहुत ही ख़राब है, ये तो बहुत ही सड़ा हुआ है, ये तो बहुत ही बोरिंग है, ये तो बहुत ही महंगा है, समझ गए ना, इन अ नेगेटिव सेंस, तब आप लगाते हो टू। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, तब आप लगाते हो वेरी।
अब हैंडसम किसी को बोल रहे हो तो गलत सेंस में तो नहीं बोल रहे होगे, आप क्या लगाओगे? वेरी। शी इज़ टू बोरिंग, अब देखो बोरिंग में उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है तो क्या लगाओगे? वेरी को निकाल के टू। शी इज़ टू बोरिंग, वेरी बोरिंग नहीं, टू बोरिंग। तीसरा देखो, द मूवी इज या वाज यहाँ लगा देना, इज या वाज है ना, इज। द मूवी इज वेरी या टू इंटरेस्टिंग। अब देखो इंटरेस्टिंग है मतलब बहुत अच्छी है, अच्छी है तो टू का क्या काम है? निकाल दो इसको। द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझ गए ना? कुछ लोग टू को गलत यूज करते हैं, कुछ लोग आपको ऐसे बोलते मिलेंगे द मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, गलत हो जाता है वो टू एक अलग स्ट्रक्चर है, टू इंटरेस्टिंग टू मिस वो अलग स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको एडवर्ब की वीडियो में करवाऊंगा। तो अगर इसके बाद में टू ना लगाओ तो यहाँ पे वेरी ही आने वाला है। चलो आगे बढ़े, आज के ग्रामर क्विज में ये वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा। Karen North Block Mandarins recently critiqued these experts for their changing opinions, swinging from a doomsday scenario in June to a cynical pent-up demand surmise when economic indicators improve. Karen North Block के जो अधिकारी हैं, मैंड्रिन्स हैं, अफसर हैं, सरकारी ऑफिशियल्स हैं, है ना? मैंड्रिन मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल। केरल सरकार के जो नॉर्थ ब्लॉक के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, हाल ही में उन्होंने क्रिटिक कर दिया, उन्होंने आलोचना कर दी इन्हीं एक्सपर्ट्स की, और किसके लिए? उनकी ओपिनियन को चेंज करने के लिए। अच्छा कौन सी ओपिनियन है? जो स्विंग करती है, झूले खाती है, हिचकोले खाती है, एक तो कयामत के दिन के सिनेरियो तक, डूम्स डे सिनेरियो तक, और कहाँ पे? जून के अंदर। जून में बोले थे कयामत का दिन आने वाला है, डूम्स डे आने वाला है, ये ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ऐसी ओपिनियन है। और फिर कहाँ तक आ गई उनकी ओपिनियन? वो आ गई एक सिनिकल पेंटअप डिमांड की तरफ, उसके सरमाइज की तरफ, एक कंक्लूजन की तरफ, जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक महीना इंप्रूव हुए ना, तो यही एक्सपर्ट क्या बोलने लगे कि दबी हुई डिमांड जो है वो निकल रही है, ऐसा उनका सरमाइज आया, कंक्लूजन आया, इन्फ्रेंस आया, और ये था बड़ा सिनिकल, थोड़ा सा ये था डाउटफुल। तो हमारे एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? एक महीना बोलते हैं कि कयामत आने वाली इकोनॉमी में, अगले महीने थोड़े से इंडिकेटर इंप्रूव होंगे ना, बोलेंगे अच्छा 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 ये तो डिमांड है दबी हुई थी, इसकी वजह से इंडिकेटर्स ऊपर आ रहे हैं। तो नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी जो हैं, इन्हीं अफसरों को, ये अफसर जो हैं, इन्हीं एक्सपर्ट्स को बोलते हैं कि तुम थाली के व्यंजन की तरह इधर उधर क्यों होते हो, एक बार मैं बताऊं ना हमें क्या हो रहा है इकोनॉमी में। समझ गए सेंटेंस को? अच्छा अब देखने वाले वर्ड्स देख लेना। डूम्स डे का मतलब होता है कयामत का दिन, इसको जजमेंट डे भी बोला जाता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इस वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, अगर आप कुरान या बाइबल पढ़ते हैं तो डूम्स डे की बात बार बार होती है ना। सरमाइज का मतलब होता है कंक्लूजन, इन्फ्रेंस या नतीजा। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस था। Talking up the economy is perhaps a necessary policy device at times, but equally critical is a realistic assessment of ground realities so as to prepare better for what lies ahead. टॉक अप करना, टॉक मतलब बोलना, अप मतलब ऊपर, किसी चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, प्रशंसा भरी, है ना? चाहे उसमें दम हो या नहीं हो, बस उसको चीख चिल्ला के बोलना, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। कह रहा टॉक अप करने का जो काम है ना हमारी अर्थव्यवस्था को, इसमें बिना बात का जो भरोसा बढ़ने का काम है, कह रहा वो परहैप्स एक नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस है, शायद वो एक जरूरी पॉलिसी का एक उपकरण है, कभी कभी, एट टाइम्स, कभी कभी, है ना? कह रहा लेकिन बट उतना ही क्रिटिकल है, इक्वली क्रिटिकल है, और क्या? एक वही सही रियलिस्टिक, एक सही हकीकत वाली असेसमेंट या जायजा, और किसका? ग्राउंड रियलिटी का, जमीनी हकीकत का। अच्छा क्यों? सो एज टू, इस काम को करने के लिए। अच्छा किस काम को? प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, और किसके लिए? उस चीज़ के लिए, फॉरवर्ड, जो आगे हमारे लिए खड़ी है, लाइज अहेड। कह रहा है इकोनॉमी में झूठी प्रशंसा करना बुरी बात नहीं है, कभी कभी टॉकअप करते हो इकोनॉमी को तो लोगों का भरोसा इकोनॉमी में बढ़ता है। एट टाइम्स इट इज़ अ नेसेसरी पॉलिसी डिवाइस, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है सही असेसमेंट, जायजा करो आप ज़मीनी हकीकत का, ताकि भविष्य के लिए जो व्हाट लाइज अहेड है उसके लिए सही से प्रिपेयर कर पाएँ, बेटर प्रिपरेशन करें। समझ गए सेंटेंस को? ये टॉक अप वर्ब मैंने 15 दिन पहले करवाई थी, टॉक अप, टॉक डाउन, टॉक द वॉक, वॉक द टॉक, ये सब चीज़ें मैंने आपको 15 दिन पहले करवाई थी। अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स खोल कर देखना, मज़ा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग 30 दिन एडिटोरियल देख करके 30 दिन के ढंग से नोट्स बना लें और ग्रामर सीरीज़ पूरी कर लें, फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हारे 30 में से इंग्लिश के अंदर, अगर 30 नंबर का आपका पेपर है ना, कैसे 20 नंबर नहीं आते। चैलेंज है आपको, 1-1.5 महीने की तपस्या करके देख लो। कह रहे वन सच पैरामीटर दैट नीड्स अटेंशन इज एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है ये जो ऊपर वाली बातें हैं ना, कह रहा है एक सच पैरामीटर है, एक क्राइटेरिया है, और वो क्या है? जिसको ज़रूरत है वो है एम्प्लॉयमेंट। अभी आपको एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है।
टॉकअप नहीं करना है, एम्प्लॉयमेंट की सही रियलिस्टिक असेसमेंट करनी है। कह रहा है यही पैरामीटर है एम्प्लॉयमेंट जिसको भी अटेंशन की जरूरत है, रोजगार को। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रूल्ड आउट मोर स्टिमुलस मेजर्स इन द कमिंग मंथ्स। सरकार ने रूल आउट नहीं किया है, खारिज नहीं किया है, सिरे से नहीं नकारा है और स्टिमुलस मेजर्स को और सरकारी स्कीमों को आने वाले मंथ्स के अंदर। स्टिमुलस मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो इकोनॉमी में जान फूंकते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो सरकार मना नहीं कर रही है, सरकार कह रही है जरूर आने वाले महीनों में कुछ और मेजर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कह रहे मच डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ इट्स इवॉल्विंग वर्ल्ड व्यू, बी इट अबाउट द पैंडेमिक स्प्रेड ऑन कंट्रोल और द मोस्ट चैलेंज सेक्टर इन द इकोनॉमी दैट स्टिल नीड सपोर्ट। कह रहे हैं इन स्टिमुलस मेजर्स की बात है ही नहीं, बात तो है बहुत कुछ डिपेंड करती है सेंसिटिविटी में इसकी। और कौन सी सेंसिटिविटी? इसकी इवॉल्व होती हुई दुनिया की व्यू का। वर्ल्ड व्यू का मतलब क्या होता है? आसपास की चीज़ों को, पूरी दुनिया को आप कैसे देखते हो। कह रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहे हम स्टिमुलस मेजर्स की, वो तो आएंगे ही आएंगे, आप कह रहे हो आपने खारिज नहीं किया। ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी क्या संवेदनशीलता है और किसकी? आपकी इवॉल्व होती हुई, उभरती हुई वर्ल्ड व्यू की। आप कैसे अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो। अब देखो वो चीज़ें कौन सी है, चाहे बात हो बीट पैंडमिक के स्प्रेड की, या बात हो कंट्रोल की, या बात हो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सेक्टर्स की, चैलेंज सेक्टर्स की इकोनॉमी के अंदर, जिनको अभी भी सपोर्ट की नीड है, जिनको अभी भी थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। समझ गए ना? तो कह रहे ये मेजर्स की बात नहीं है, सब मेजर सब डिपेंड करता है आप आने वाले दिनों में क्या करोगे, कितने सेंसिटिव होगे, पैंडेमिक के स्प्रेड और कंट्रोल के बारे में क्या करोगे, और कैसे सबसे ज़्यादा वीक सेक्टर्स को जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको कैसे टैकल करोगे। ये बीट को देख लेना, इसका मतलब हिंदी में होता है चाहे बात हो। चलिए अपना एडिटोरियल हो गया आज का। फास्ट इसलिए प्रोसेस कर रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसे एडिटोरियल्स जब पेपर में आते हैं आपके आरसी के अंदर, उसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो डेटा वाले क्वेश्चंस को तो आपको फास्ट प्रोसेस करोगे तभी कर पाओगे, है ना। सिंपल एडिटोरियल था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, इसको मैं 8.5 मार्क्स दूंगा। जरूर से एक वीडियो को शेयर देना। अभी शुरू करते हैं अपने आज के क्विज को। क्विज थोड़ा अच्छा था, है ना। अच्छा एक काम जरूर करना, अटैम्प्ट तो आप करते हो, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताना मुझे, 4 आउट ऑफ कितने आपको मार्क्स मिले, है ना। चारों क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। डैश मैन एंड वीमेन हैव एवर एसेड ऑन द जर्नी ऑफ सच अ स्केल दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस 55 डैश ऑफ हार्ड टेरेन। ऐसे वर्ब का मतलब होता है कोशिश करना, किसी काम को करने का प्रयास करना, ऐसे, है ना। कह रहे बहुत ही कम आदमी और औरतों ने कभी भी प्रयास किया है, एफर्ट किया है, ऐसे किया है एक ऐसी जर्नी का, और कैसे स्केल वाली, जिसका लेवल है जो स्ट्रेच करता है 55 माइल या माइल्स जो भी लगाओगे, 55 माइल के हार्ड टेरेन के अंदर। टेरेन मतलब भूभाग या जमीन, हार्ड मतलब कड़ा। तो कह रहा ऐसे 55 माइल के जर्नी को बहुत कम लोगों ने, या वो बोलूँ ना के बराबर ने लोगों ने आज तक ऐसे किया है। मीनिंग समझ गए? यहाँ पे मीनिंग है आपका ना के बराबर। ना के बराबर के लिए आप लगाएंगे या तो फ्यू को या वेरी फ्यू को। देखो द फ्यू का मतलब है जो भी थोड़े से, अ फ्यू का मतलब है पॉजिटिवली थोड़े से, फ्यू का मतलब है ना के बराबर, वेरी फ्यू का मतलब है ना के बराबर के भी ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम। तो ए या डी में से आपका आंसर है, मीनिंग के हिसाब से हम चले तो, ठीक है ना, फ्यू या वेरी फ्यू। अब देखो दूसरे में क्या आएगा, यहां पे लगा माइल्स, यहां पे लगा माइल। अब मुझे ये बता दो अक्रॉस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पे भरूंगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए ना। अक्रॉस प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ऑफ प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टेरेन, अक्रॉस का बनेगा यहाँ पे माइल्स। अगर इसका ऑब्जेक्ट एक नाउन हमें यहाँ चाहिए तो 55 के हिसाब से हमें वो नाउन प्लूरल में चाहिए होगा, हम यहाँ लिखेंगे माइल्स। अगर माइल्स आपका आंसर है तो शुरू में आएगा फ्यू, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्यू। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, ग्रामेटिकली करेक्ट है। बहुत ही कम आदमी और औरत ने आज तक कोशिश की एक ऐसी जर्नी की जिसका स्केल है जो स्ट्रेच होता है 55 माइल्स तक, 55 माइल के हार्ड टेरेन तक। ये माइल्स क्यों आया? अक्रॉस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है माइल्स, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, नाउन है, 55 के हिसाब से यहाँ पे पीछे एस लगाएगा। अगर इसके आगे लगा होता अक्रॉस 5 माइल्स डिस्टेंस, मान लो ऐसा लगा होता, तो डिस्टेंस अपना इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता और माइल्स की जगह हम लगाते माइल, इसके बीच में हाइफन लगा के। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो है नहीं, इस केस में मैं माइल्स ही लिखूंगा। तो डी इज योर आंसर। कहाँ गया? ये ए इज योर आंसर है ना, ए इज योर आंसर। यहाँ पे वेरी फ्यू लगा देना, वेरी फ्यू। चलो दूसरा देख लो। द 500 डैश नोट दैट आई हैड इन माई पॉकेट दैट डे
वॉज या वर नॉट इनफ टू गिव अ ट्रीट टू माई फ्रेंड्स। 500 रुपये का जो नोट जो मेरी पॉकेट में उस दिन था वो इनफ नहीं था मेरे दोस्तों को एक पार्टी देने के लिए। मीनिंग निकाल लिया। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है। 500 रुपये इनफ नहीं थे, 500 का नोट इनफ नहीं था। नोट आपका सब्जेक्ट है। अगर नोट तुम्हारा सब्जेक्ट है तो ये नाउन हो गया, इससे पहले आने वाला एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के लिए अपने क्या लगाएंगे, उसको प्लूरल में नहीं सिंगुलर में यूज करेंगे। तो 500 रुपीज़ तो आ नहीं सकता, या तो रुपया आएगा ये वाला या रुपया आएगा एक ही जगह, हाँ डी में भी आ रहा है, या तो ये रुपया आएगा या ये रुपया आएगा। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ रुपी। द 500 रुपी। अब बीच में हाइफन लगाना मत भूल जाना, क्योंकि आपने इसको एडजेक्टिव बनाया तो उसकी निशानी है बीच में डैश। द 500 रुपी नोट दैट आई हैड इन माई पॉकेट दैट डे। अब देखो रुपी नोट के लिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि नोट एक सिंगुलर नोट है। यहां पे मैं लगाऊंगा वॉज नॉट। अब रुपी और वॉज किस में आ रहा है मेरे भाई, डी में आ रहा है। डी इज योर आंसर। अगला बढ़ो। 10 डैश डैश पास्ट सिंस वी मेट हर लास्ट। इतने साल पास हो चुके हैं जब हम उससे लास्ट मिले। 10 साल पास हो चुके हैं जब हम उससे लास्ट मिले। तो 10 ईयर्स या ईयर जो भी आप लगाओगे। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, 10 साल। 10 साल में साल बनेगा तुम्हारा नाउन, 10 बनेगा उसका एडजेक्टिव। अगर नाउन हमारा यहाँ पे 10 के आगे आएगा तो प्लूरल आएगा। 10 नाउन प्लूरल होते हैं, तो मैं यहाँ लगाऊंगा ईयर्स। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, या तो बी होगा या डी होगा। अब देखो 10 ईयर्स हैज या हैव। आप ध्यान करना, रूल नंबर 1 कहता है सालों को, पैसों को, डिस्टेंस को, वेट को, वॉल्यूम को, किसी भी चीज को, एरिया को, मेजरमेंट को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो 10 ईयर्स हैज पास्ट सिंस वी मेट हर लास्ट। समझ गए ना। तो यहां पे एक्चुअल में कोई आंसर है ही नहीं, नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। मैं अब इसको डी बना देता हूं, ठीक है ना। इसका आंसर नन ऑफ द अबव था, करेक्ट आंसर चारों में से कोई भी नहीं था। तो 10 ईयर्स हैज पास्ट सिंस वी मेट हर लास्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी थी। लुकिंग एट इट्स ह्यूज बजट एंड द मीगर सेल्स रेट्रोस्पेक्टिवली द मूवी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देखते हुए इसके बड़े बजट की तरफ और थोड़ी सी सेल की तरफ, मीगर मतलब ना के बराबर, तो मीगर सेल्स और बड़े बजट की तरफ देखते हुए पास्ट में रेट्रोस्पेक्टिवली कह रहा है ऐसा देखते हुए हुआ क्या, ये मूवी जरूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब मुझे बता दो ये पॉजिटिवली बोल रहा है नेगेटिवली बोल रहा है। सर नेगेटिवली बोल रहा है। भाई बड़ा बजट कम सेल्स मतलब खराब तरीके से जो है ना एक्सपेंसिव थी ना, तो वेरी तो पॉजिटिवली आता है, तो क्या लगाऊंगा, वॉज टू एक्सपेंसिव। आई होप क्लियर होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वेरी वर्सेस टू, नेगेटिवली में टू, पॉजिटिवली में वेरी। अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक और शेयर देना। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए।